कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम जो लेक्चर लेकर आएंगे उसमें आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन किसका, सेट 4 ऑफ 2019 फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन। सो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो वेलकम टू द PYQ सीरीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का CBSE फिजिक्स 2019 का बोर्ड पेपर, और यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे सेट 4, जिसमें हम कवर करेंगे उसके सबसेट 1, 2, 3 के भी सारे ही क्वेश्चंस। तो जल्दी से रेडी हो जाइए। जैसा कि आपको पता है इसके पहले भी हमने 2019 के 3 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और अब है हमारा सेट 4, और इसके बाद एक सेट और बचता है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो जल्दी से रेडी हो जाइए बिकॉज PYQ सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब जानते हो कि सभी लोग ना एग्जाम के कुछ दिन पहले से ही ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने के लिए ना बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे एक तो हमें आइडिया मिलता है कि किस तरीके का हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, और समाव हमें ये भी मालूम पड़ता है कि यार इतने सारे क्वेश्चंस जो है ना उनमें से ये वाले जो क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस पेपर के अंदर मैंने हर बार बताया आपको कि 4 सेक्शंस हो गए हैं। एक आपका सेक्शन A, B, C, D। सेक्शन A में रहेंगे आपके 1 मार्क, सेक्शन B में होंगे 2 मार्क्स, सेक्शन C में होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, एंड फाइनली एट द सेक्शन इन द सेक्शन D 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो हमें सेक्शन वाइज और मार्क्स वाइज ही अपने आंसर को लिखना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, क्योंकि अगर ज्यादा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कम लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और बिल्कुल अच्छे से अपना पेपर देकर आएंगे। तो गेट सेट रेडी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द सेट 4, जिसमें बोला गया है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A and B having charges -q and +3q, they are brought in contact with each other and then separated by a distance d. Find the nature of the Coulomb force between them। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो चलो मेरे साथ समझ लो, इमेजिन करते हैं कि मेरे दोनों हाथों में A and B जो बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है। A पर जो चार्ज है वो है आपका, A पे जो चार्ज है वो कितना है आपका -q, एंड जो मेरा B पे जो चार्ज है वो है मेरा +3q। अब करना क्या है, मुझे इन दोनों बॉल्स को मैं पास ला रही हूँ, ले आई। अब टोटल, अब मुझे वहां से कैसे दिखेगा, एक मतलब जॉइन दिखेगा, तो इनका चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज ऐड हो जाएगा। अब एक मेरा -q है, एक मेरा +3q है, तो कितना बचेगा, 2q बचेगा, जिसका जो नेचर है वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा नेट चार्ज, है ना। अगर नेट चार्ज मेरा पॉजिटिव हो गया, फिर क्या कहा उन्होंने कि अब जैसे ही वो कांटेक्ट में आए उसके बाद उनको सेपरेट कर देना है। अभी तक तो ये कांटेक्ट में कितने चार्ज कैरी कर रहे हैं, दोनों मिला के 2q। अब मेरे को इनको दूर करना है, दूर करा मैंने d डिस्टेंस पर। जब ये d डिस्टेंस पर गए तो अब ये जो 2q चार्ज था उसको तो ये नहीं मालूम कि इसके पास ज्यादा जाना है, वो क्या चाहेगा कि अब मैं इक्वली डिवाइड हो जाता हूँ दोनों के पास। तो एक तरफ पहुंच गया q, एक तरफ भी आ गया q। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, कूलम फोर्स लगाओगे। अब तक मैंने जो बोला उसको मैं बता भी देती हूँ यहाँ पर कि एक दो बॉल्स थी A एंड B, ठीक है। A के पास मेरा चार्ज है -q और इसके पास है मेरा +3q, ठीक है। अब इन दोनों बॉल्स को मैंने पास में ले आई, तो यहाँ पर था -q, यहाँ पर है +3q। अब दोनों का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज। तो आपका जवाब आएगा नेट चार्ज मैम यहाँ पर हो जाएगा अब कितना, 2q +3q -q, दोनों को ऐड ही कर रहे हो, साइन का अपने ऐड करा, प्लस में आ गया। अब क्या बोला उसने, जो 2q चार्ज है, अब जैसे ही नेट चार्ज आपने निकाला, अब इन दोनों को आप दूर कर दो, फिर से आपने दूर कर दिया बेचारों को, ठीक है। यहां से हो गया, ये कितने डिस्टेंस पे लाना है, d डिस्टेंस पे। अब ये जो टोटल चार्ज था हमारा 2q, A एंड B को मिलाकर अब वो क्या हुआ, इक्वली डिवाइड हो गया।
जैसे वो इक्वली डिवाइड हुआ, अब आप देखोगे यहां से आप लगाओगे यहाँ पर कूलम फोर्स का फॉर्मूला, तो 1/4πε0 Q मल्टीप्लाई Q अपॉन आर स्क्वायर विच इज Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा कि दोनों का जो नेचर था वो पॉजिटिव है, फोर्स मेरा इतना आया, लेकिन यहां पर आपसे फोर्स नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कूलम्ब फोर्स का पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सिव नेचर। तो बस यही आपको अपना आंसर बताना है। तो वो तो आप बिना इसको लिखे बिना बता सकते थे कि भैया सेम चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, सेम उस पर चार्ज है, तो क्या हुआ भाई, चलो रिपल्सिव हो गया, दोनों रिपल करेंगे एक दूसरे से। बस यहीं पर आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सेक्शन ए में आता है, वो हो गया सॉल्व। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। तो चलिए बात करते हैं अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसी के और पोर्शन में एक और क्वेश्चन आया था सिंपल सा, जिसका जो क्वेश्चन है आपका, अ मेटालिक स्फेरिकल शेल has an inner radius r1 and outer radius r2. A charge q is placed at the center of the shell. What will be the surface charge density which is denoted by sigma on the inner surface and outer surface of the shell? ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हमने एक स्फेरिकल शेल बना लेते हैं। अब एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा है, आई नो दिस। तो इसमें आपकी इनर रेडियस है आपको r1 एंड आउटर रेडियस आपकी दी गई है r2। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि हमने सेंटर पर चार्ज क्यों रख दी है, तो ये रहा अगर आपका सेंटर O, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो है Q। ठीक है, हमने चार्ज रख दिया। अब अगर आपको इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन A। ओके अब क्योंकि सेंटर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इनर सरफेस पर हमारा एक चार्ज इंड्यूस्ड होगा विच इज नेगेटिव, होगा कि नहीं, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, रिवीजन क्लास में भी देखा होगा और वन शॉट वीडियो में भी देखा है। और आउटर शेल पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स जनरेट होते हैं जिससे हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी मेंटेन रहे। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास अंदर वाले सरफेस के पर चार्ज इंड्यूस्ड हो गया -Q, तो अगर बात की गई है इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो मेरा फॉर्मूला क्या, इसके लिए मैं मान लेती हूं लेट सिग्मा 1। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरा यहां पर चार्ज कितना है इस पर -Q है ना, तो -Q अपॉन एरिया कितना होता है स्फेरिकल शेल का, तो 4πr² होता है। इनर रेडियस कितनी है r1, तो ये हो गया r1²। अब अगर बात करें सेकंड पोर्शन की जिसमें है आउटर सरफेस पर, तो उसके लिए मैं मान लेती हूँ सिग्मा 2। आउटर सरफेस पर मेरा आया है पॉजिटिव Q, तो ये हो गया 1 + Q 4πr²। सेम फॉर्मूला दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, बट द रेडियस डिफरेंट हो गई, चार्ज के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो यहीं पर हमने इसका दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा। था कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, है भी बहुत सिंपल। ये कंसेप्ट तो आई थिंक अब बिल्कुल एंड में आप ये सब सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आई थिंक अब तक तो आप सारे कंसेप्ट क्लियर है, ज़्यादा डिटेल में एकदम जाने की बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला गया है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन द वायर इज सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। किसको कनेक्ट करना है, एन आइडेंटिकल शेल्स को आप कनेक्ट करेंगे जिसके पास रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरफ लिख देते हैं सीरीज और एक तरफ लिख देते हैं पैरेलल। ठीक है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मैं एन आइडेंटिकल शेल्स को कनेक्ट करती हूं तो कुछ इस तरीके से करूंगी और इनको कनेक्ट कर दूंगी फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से।
ये हो गया क्योंकि एक एन आइडेंटिकल शेल्स है तो ईएमएफ भी सबका बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका बराबर होगा। तो ये मेरा ईएमएफ हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ईएमएफ हो गया सेकंड शेल का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया एंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज योर एन टाइम्स। अगर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ दैट I इक्वल टू V अपॉन आर, सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्योंकि हम वोल्टेज की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, ईएमएफ यूज कर रहे हैं, वो भी कितने शेल्स का, n नंबर ऑफ शेल्स का, तो सारा ऐड होके कितना मिलेगा आपको, n नंबर ऑफ ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस में क्या आएगा, कितने यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, सीरीज में है तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका हो गया NR। तो ये आपका करंट किसके लिए आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आएगा, उसके लिए मैं मान लेती हूँ IS। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है। एन आइडेंटिकल शेल्स को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रखे जाएंगे। कुछ इस तरीके से रख दिया हमने, n नंबर ऑफ हो गए, डॉट डॉट करके आप लिख सकते हो। यहाँ पर जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का करंट निकालोगे, ये भी ओम्स लॉ को ही फॉलो करेगा, तो यहाँ पर ईएमएफ कितना होगा, n टाइम्स ऑफ ईएमएफ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 है, इसके प्लस में जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करोगे, सिंस वी नो दैट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं इस R की जगह पर हमारे पास अब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कनेक्टेड है, एक सेल कनेक्टेड है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर आप उसका निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का चलता जाएगा और यहाँ पर RN आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो ये आपका निकल कर आएगा N अपॉन R। तो यहाँ पर ये हो जाएगा R अपॉन N। कैसे हो गया, अभी तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R अपॉन N आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया। अब क्या बोला है यहाँ पर, वो कंडीशन हमें बतानी है कि कब ये दोनों सर्किट का जो करंट है वो सेम होगा, दैट मीन्स IS इक्वल टू IP इनको बताना है। तो दोनों जगह पर हम अगर वैल्यूज रखें तो NE अपॉन R प्लस NR इज इक्वल टू NE R प्लस स्मॉल r अपॉन n। ये क्या हो जाएगा, NE R प्लस NR, ये हो जाएगा यहाँ से NE NR, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगर हम इन दोनों करंट्स को अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है तो वो कंडीशन कब होगी, वो कंडीशन कब होगी आप मुझे बताओ, वो कंडीशन तब आपकी जनरेट होगी, ये कुछ इस तरीके का आपका हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे और आप वैल्यू रखोगे R की स्मॉल r के बराबर, तब आपके ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या बता सकते हो कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस देन द current in the wire will be the same in both the cases. So this is your question 2 और ये सिर्फ 1 मार्क्स का है। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट सर्किट बनाकर इनकी इक्वेशन लिखो, डायरेक्ट ये सब बताने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली वहां पर लिख सकते हो कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हमारा यहाँ पर करंट सेम हो जाएगा। क्लियर, चलो अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि कैरी करता है 1 मार्क्स। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, व्हाई। अब क्रूशियल जो वर्ड है ना उसको देख के ना लोग ना इसका नेगेटिव मतलब निकालेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये 5 लेयर्स हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के टॉप पर हमारा एक छोटा सा ओजोन लेयर होना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो ओजोन लेयर होती है, तो जो हमारी सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उनको ये ओजोन लेयर क्या करती है,
क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी अर्थ तक वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नहीं आ पाते हैं। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आने लगे ना, अगर ये ओजोन लेयर हट गया तो क्या होगा, बहुत सारी स्किन डिसीजेज होने लगेंगी, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमें स्किन डिसीजेस से भी प्रिवेंट करता है ये ओजोन लेयर बाय एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस emitted by the sun. So this is the reason. ठीक है, द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बिकॉज द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिटेड बाय द सन। अब क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना इसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप फिनिश कर सकते हो अपना एक लाइन में, दैट्स इट, बिकॉज क्वेश्चन कैरीज अ 1 मार्क्स। ज्यादा लिखोगे, बहुत ज्यादा आपको आता है, ज्यादा लिखने से भी आपको ना क्या होगा, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो सिर्फ 1 ही मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि ना उतना ही लिखो जिससे आपको वो 1 मार्क मिल जाए। ठीक है, 1 मार्क आप गेन कर लो, क्योंकि अगर ज्यादा लिखा तो टाइम वेस्ट ही होना है। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें बोला गया द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज V नॉट, दिस इज V naught with the frequency nu of the incident radiation of 2 photons, photosensitive metals P and Q. Which metal has a smaller threshold wavelength? Justify your answer. ठीक है, तो हमें वेवलेंथ किसकी कम है वो हमको बताना है। आपके पास ग्राफ ऑलरेडी दिया गया है, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द V नॉट विच इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक की फ्रीक्वेंसी है आपकी P की 0.1, Q की है 1। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू द C अपॉन न्यू। सब जानते हैं ये फॉर्मूला, दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी फॉर द Q इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ P, which shows that lambda for Q is less than lambda for P because lambda is inversely proportional to the frequency। और फ्रीक्वेंसी आपकी Q की ज्यादा है, तो Q की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वो कम होगी। वही पूछा है कि किसकी सबसे कम स्मॉलर थ्रेशोल्ड wavelength है, तो that is Q has a smaller threshold wavelength comparable to the P because its frequency is greater than the P। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, 4th क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ मूव टू द डिफरेंट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि कैरी करता है हमारा 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अप्लाई गॉसेस लॉ टू शो दैट फॉर अ चार्ज स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड द शेल इज as if the entire charge were concentrated at the center। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास स्फेरिकल शेल दिया है वो एक चार्ज्ड है। ठीक है, फिर बोला गया है कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो आउटसाइड के लिए निकालनी है, ये भी बोला गया है। इफ ये भी बोला गया है कि अगर एंटायर चार्ज जो है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वाली लाइन पर भी ध्यान देना है। ठीक है, और यूज क्या करना है, गॉस लॉ का यूज करना है। क्वेश्चन तो है 2 मार्क्स का, बट आपको क्वेश्चन इस अच्छे से पढ़ना है ताकि भी ना कहीं भी कोई गलती ना हो। तो पहले हम क्या करते हैं कि स्फेरिकल शेल बना लेते हैं। तो देखो हमने क्या करा, हमने कि स्फेरिकल शेल बनाया, क्योंकि ये चार्ज है तो हमने चार्ज भी कर दिया और सेंटर पर हमने Q चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। अब जो ये स्फेरिकल शेल हमने बनाई थी उसमें जो रेडियस है वो हमारी है, लेट द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज concentrated at center, जिसको हम नाम दे देते हैं O। ठीक है, हमने O नाम दे दिया, ये तो हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया जो भी हमने लिया। फिर हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है वो आउटसाइड द शेल निकालनी है गॉस लॉ के थ्रू। तो गॉस लॉ जब भी यूज करेंगे तो क्या होगा, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कंसीडर Gaussian surface outside the shell at a distance small r। ठीक है, वही लिखा है, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पर हमने क्या लिया है, गॉसियन सरफेस ले लिया है। नाउ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा, दैट फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई कितना है एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, दैट E इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, या फिर फाई इज इक्वल टू E क्रॉस ए। E किसका लिया है हमने, एरिया ऑफ द स्फीयर। एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दिस इज योर इक्वेशन 1। क्लियर, ठीक है। नाउ फ्रॉम द Gauss law, phi is equal to Q enclosed upon epsilon naught. From here, ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो दिस इज योर ऑल्सो फाई इज इक्वल टू, दिस इज योर ऑल्सो फाई इज इक्वल टू, तो इट विल बिकम E मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught. From here, electric field outside the shell is 4 pi r square epsilon naught Q enclosed to 4 pi r square epsilon naught. क्लियर, तो हमने यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी शेल के आउटसाइड, वो हमने निकाल लिया है सेंटर से r दूरी पर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर, r स्मॉल r डिस्टेंस पर। ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फॉर्मूले को देख के ना आपको ये भी लगेगा कि ये जो फॉर्मूला है दिस इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर टू। ठीक है, उसके लिए भी सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि आप सेंटर पर निकालोगे तो कोई डिफरेंस होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप चार्ज Q अगर सेंटर पर रख रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्ट Q लिखोगे अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंटर टू। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो गलती कहाँ होने वाली है, गलती होगी आपसे कुछ ही यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एरिया लेना है वो कहाँ का लेना है, जहां पर Q एनक्लोज्ड है वहां का एरिया कितना है, कितना होगा, कैपिटल आर वाला कि स्मॉल आर, तो आप कहोगे कैपिटल आर वाला। ठीक है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूं तो ये हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर इक्वेशन 2। सिंस बोथ ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू द सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल। फ्रॉम हियर E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, सिग्मा की। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पर तो है ही कैपिटल आर स्क्वायर, ये सब हो गया है कैंसिल। अब जैसे ही आपने ये दोनों कैंसिल किया तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बस यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड outside the shell if the entire charge is concentrated at the center। तो इसको आप पूरा एक ब्लॉक में डालोगे और आगे बढ़ोगे, अपना अगला क्वेश्चन देखोगे। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। जो और क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 2 large parallel plane sheets having uniform charge density plus sigma and minus sigma determine the electric field between the sheets and outside the sheets। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं 2 पैरेलल प्लेन शीट्स। तो कुछ इस तरीके की होंगी पैरेलल प्लेन शीट्स। अब यहां पर बोला गया है कि एक पर यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, एक पर है माइनस सिग्मा। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहली प्लेन शीट पर जो चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे और इस पे जो होंगे वो कुछ नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये भी हमने अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि हमने जब पैरेलल प्लेन शीट्स वाला कंसेप्ट पढ़ा है तो वहां पर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो हमेशा ही अवे होती है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी अवे होगी, यहाँ देखें तो यहाँ पर भी अवे होगी और इस वाले पर भी जो इस पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी। मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम E1 मान लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी E1 है। ठीक है, ओके।
फिर क्या बोला गया है यहाँ पर, अब यहाँ पर इस नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो अगर हम इस सरफेस पे देखें इस वाले पर, तो टूवर्ड्स द चार्ज, ये भी E1 है हमारी, E2 टूवर्ड्स द चार्ज मतलब इस तरफ E2, टूवर्ड्स द चार्ज इस वाले पे भी E2। ओके, ये भी हो गई। तो यहां पर लिख देते हैं कि नेगेटिव के कारण जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम की है वो हमारी है E2। ठीक है, अब हम यहाँ पर तीन सरफेस हमें दिख रहे हैं, तीनों का हम नेमिंग कर देते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट रीजन, ये आपका हो गया सेकंड रीजन, ये आपका हो गया थर्ड रीजन। ओके ठीक है, फिर पहले इसमें पोर्शन में पूछा है कि बिटवीन द शीट्स आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब हम जानते हैं कि अगर हमारी प्लेन शीट्स होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होती है एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी है। ठीक है, तो E1 भी इतना होगा, E2 भी इतना होगा। ठीक है, अगर हम थर्ड रीजन में जब जाएं, बिटवीन द शीट्स कौन सा रीजन है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है, तो थर्ड है दोनों प्लेट्स के बीच का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द थर्ड रीजन क्या होगी, दोनों ही फील्ड सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स E1 प्लस E2। प्लस क्यों करा कि दोनों ही हमारी सेम डायरेक्शन में। ओके, अब अगर हम E1 की बात करें तो E1 भी हमारा क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने कुछ चार्जेस नहीं लगाया, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमें यहाँ पर ये कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ग्राफ सबको पता है ना, तो ग्राफ में हम जानते हैं इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रहता है, यहाँ हमारा निगेटिव रहता है। सिमिलरली हियर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट साइड में वो हमारे पॉजिटिव ले रहे हैं, जो इस डायरेक्शन में उनको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जो इस डायरेक्शन में उनको हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक, तो हमारा E1 भी थर्ड रीजन में इस डायरेक्शन में तो प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस। ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स थर्ड रीजन में। ओके, हो गई बात। अब बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में बोला है आउटसाइड द शीट्स। आउटसाइड द शीट्स जो है हमारे आ रहे हैं दो सरफेसेस, दो रीजन, एक आपका रीजन है फर्स्ट, एक आपका रीजन है सेकंड। अगर ये फर्स्ट की बात करें तो यहां पर आप देखोगे क्या हो रहा है, ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल, जीरो। इस रीजन में कितनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। सिमिलरली अगर थर्ड रीजन की बात करें तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो पॉजिटिव रहेगी, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 जो है वो इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव, तो ये भी जीरो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स तो हमारी हमने निकाली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट आउटसाइड द शीट्स क्या है, वो जीरो है। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, डन हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, वेयर इज दिस AB, दिस वन, कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, ओके, एंड अ प्रोटॉन P travels at 4 × 10⁻⁶ meter per second parallel to this wire and in opposite to the direction of the current. If current is this direction, then velocity is in this direction of the proton. Now calculate the force which the magnetic field due to current carrying wire exerts on the proton. ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। ओके, तो अगर हम बात करें इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस करंट कैरिंग वायर के कारण, उसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर is B equal to μ0 I upon 2 pi R। ठीक है, I क्या है, करंट है, R क्या है, ये R आपका ये डिस्टेंस है,
ठीक है, प्रोटॉन का उस वायर से तक का, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, अब अगर बात करें इस वायर की, तो इस वायर में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम जानते हैं राइट हैंड रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अपना थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो जहां पर हमारी फिंगर्स कर्ल करती हैं वो हमारा क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैंने इसको रखा तो ये अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर, यहां से बाहर, इधर, ठीक है, इधर आ रहा है, इधर, ऐसे मान लो ये क्या आ रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और आपका जो मोशन हो रहा है प्रोटॉन का, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, और आप लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा क्या मैंने बता दिया अभी आपको, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, क्यू वी बी। बी हम ऑलरेडी बता निकाल चुके हैं फॉर्मूला, क्यू वी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ओके मैम, अब क्योंकि ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है। V हमें गिवन है, I हमें गिवन है, R हमें गिवन है, तो अब क्या है, सिर्फ वैल्यूज रखनी है, हमको आंसर मिलेगा। तो चलिए रखते हैं। अब मुझे बताओ जल्दी से कि Q क्या रखेंगे, 1.6 × 10⁻19। V क्या रखेंगे, 4 × 10⁻6। म्यू नॉट अपॉन 2i, since we know that म्यू नॉट अपॉन 4 pi is equal to the 10⁻7. So what is म्यू नॉट अपॉन 2 pi? That is 2 multiply 10⁻7। I क्या हो जाएगा आपका 4। What is the distance? 0.2 मीटर। अब जब आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे मैथमेटिकली, तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज 2.56 × 10⁻18 न्यूटन, ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया, ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब क्या पूछा है, डायरेक्शन भी तो पूछी है भाई। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन के लिए अब हम यूज करेंगे यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल। ओके, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल को जब आप यूज करोगे तो आप क्या करोगे, अब जल्दी से बता दो ना कि राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं। राइट हैंड थंब रूल में आपका ये जो है, ये क्या शो करेगा, आपका मोशन, ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या शो करेगा, फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं मोशन के डायरेक्शन में अपना थंब रखूं, ये रखा, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर है, इधर से अंदर, यहां से बाहर, तो ये अंदर है। फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है मेरा, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं लिख दूंगी टूवर्ड्स राइट, ठीक है। किससे निकाला हमने, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कर लेना। तो यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो पूरा फिनिश हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें बोला है कि बीम ऑफ लाइट है जो कि कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट P पर। फिर वहीं पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करा है इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम P, ठीक है। तो हम क्या समझ लेते हैं, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से हमारी कन्वर्जेंट बीम आ रही है और ये कहां पर मिल रही है, एक P पॉइंट पर मिल रही है। अब P पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने कॉन्वेक्स लेंस रखना है, ठीक है, रख दिया। ओके, फिर क्या बोला है कि एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज, अगर इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया है V, हमारे पास U दिया है 15 सेंटीमीटर, आपको F दिया है 10 सेंटीमीटर, आपको V निकालना है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1/f = 1/b - 1/u। यहां से 1/b = 1/f + 1/u, ये आपका हो जाएगा 1/10 + 1/15, ये आपका निकल कर आएगा 30
3 + 2 और ये आपका हो जाएगा 1/6 वेयर v = 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बीम है वो कन्वर्ज होंगी। तो आप कह सकते हो कुछ यहां पर, तो ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन के साथ में एक सिंपल और क्वेश्चन और आया था जो कि और पोर्शन में आया था। तो कुछ लोगों ने आई थिंक ये वाला अटेम्प्ट किया होगा, कुछ लोगों ने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेम क्वेश्चन के और पोर्शन में जो क्वेश्चन आया था उसकी। इसमें बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फ्रंट में रखा है मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड है। इमेज जो फॉर्म्ड हुई है वो आपकी रियल है और 3 टाइम्स है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो आपको मैग्निफिकेशन है वो आपका फॉर्मूला क्या होता है मिरर में, v/u। ये कितना हो जाएगा 3 दिया गया है, तो मतलब v = 3u बोला गया है। आपको क्या निकालनी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी आपको u निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब ये क्योंकि मिरर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला विच इज 1/f = 1/v + 1/u। यहां से आप बोलोगे 1/-15 इज इक्वल टू 1/3u + 1/u। 1/-15 इज इक्वल टू 3u 1 + 3। ये आपका हो जाएगा 4/3u। यहां से आप कहोगे कि 1/-15 इज इक्वल टू 4/3u। दैट मीन्स ये कितना हो गया 5 हो गया, 3 5 × 15 हो गए। यहां से आपका u निकल कर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। मतलब u कहां पर आ रहा है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा। कितनी दूरी पे बनेगा, डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा। हो गई बात क्लियर, निकाल लिया है तो हो गया, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें बोला है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजन हाउ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर की, तो वहां पर हमने एक फिगर पढ़ा था। ये जो डिस्टेंस होती है ये आपका होता है d मिनिमम, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा रहता है, और इसकी जो डिस्टेंस होती है ये कितनी दूरी पे होती है लेंस से, लेंस के फोकल लेंथ की दूरी पर होती है। यहां पर हम मान लेते हैं ये फोकस पर फॉर्म्ड हो रही है, रखा है आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, अब यहां पर अब ये जो डिस्टेंस मिनिमम, ये जो डिस्टेंस है ये इसका फॉर्मूला होता है 1.22 sin λ/n sin बीटा। व्हाट इज दिस बीटा, दिस इज द बीटा। ये बहुत ही छोटी होती है, ये रहा बीटा। ठीक, कुछ बुक्स में ये थीटा भी दिया गया है, और ये पूरा जो n sin बीटा है दैट इज नोन एज योर न्यूमेरिकल एपरेचर। ठीक है, एंड जो रिजॉल्विंग पावर होती है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दैट इज 1/d मिनिमम। दैट मीन्स ये आपका हो जाता है, यहां पर ये 2n sin बीटा होता है, 2n sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, फॉर्मूला हमको मिल चुका है। अब बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर क्या फर्क पड़ेगा रिजॉल्विंग पावर पर। तो यहां से आप फॉर्मूले से देख रहे हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, सिंस वेवलेंथ इज दिस इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। दैट मीन्स यहां पर फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द wavelength. Since both are inversely proportional to the wavelength, that means resolving power is directly proportional to the frequency. So if the frequency of the incident light increases, then resolving power is increases, and this going to decrease, then this is also going to be decrease. Okay, ठीक है,
हो गई बात। तो यहाँ पर तो हमने देख लिया। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, क्योंकि हमने ए पोर्शन सॉल्व कर लिया तो बी पोर्शन देखने की बारी है। बी पोर्शन में क्या बोला है कि भाई ये जो रिजॉल्विंग पावर है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, क्या वो डिपेंड करती है, और करती है तो किस तरीके से करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करती है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसके लिए ना हमने ना एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा है, दैट इज फॉर डी मिनिमम, क्योंकि हमने पहले भी इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा डी मिनिमम के लिए। तो यहां से आपको ये दिखता है कि जो डी मिनिमम है दैट इज 1.22 एफ लैम्डा अपॉन डी, एंड वी नो दैट रिजॉल्विंग पावर इज inversely proportional to the D minimum. Okay, अब if this is inversely proportional to the D minimum, that means ये कैसा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना। इस तरीके का अगर फॉर्मूला हो गया तो यहां पर आप देख लोगे कि ये जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द focal length. If it will become indirectly proportional to the focal length, therefore if resolving power increases then focal length decreases, or vice versa. If focal length increases then resolving power decreases. ओके तो हमने इसका ए पोर्शन बी पोर्शन दोनों सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल फटाफट से, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वो तभी करते हैं जब हमको ये पता होता है कि भाई हम सब पढ़ चुके हैं, अब हमारा काम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि कैरी करता है आपका 3 मार्क्स लिखे हुए हैं। फिर यहाँ के इसमें आपके आए थे दो पोर्शन ए एंड बी। ए पोर्शन को देखते सबसे पहले इसमें बोला है कि आपको ग्राफ शो करना है द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहां पर इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड एंड कैथोड। अगर इन दोनों के बीच में अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो वहां पर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब वोल्टेज जो था अब वो क्या होगा रिड्यूस्ड होगा। वोल्टेज रिड्यूस्ड होगा तो करंट भी क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। दैट मींस ग्राफ जो है करंट एंड वोल्टेज का वो अभी भी लीनियर ही रहेगा, लेकिन यहां पर ये जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा, ये लेसर स्लोप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल सप्लाई, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के कारण जो यहाँ पर वोल्टेज जितना रिक्वायर होना चाहिए था उससे ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर होगा एज कंपेयर टू दैट नॉर्मल सर्किट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा, लेसर स्लोप हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट नॉर्मल सर्किट। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर रीजन भी मेंशन कर सकते हो क्यों लेसर स्लोप बोला मैंने, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड मोर अप्लाइड वोल्टेज एज compared to circuit without external resistance। ठीक है, बात हो गई। मतलब ये पोर्शन पूरा सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं इसका बी पोर्शन। अगर बी पोर्शन में देखें तो बी पोर्शन में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट में पूछा है जो ग्राफ है बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का, ये रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का वहां फॉर मरकरी इज शोन इन द फिगर, जिससे मैं आपको ये बताना है कि इस मरकरी का 4 केल्विन पर क्या बिहेवियर है। तो हम इस ग्राफ को देख के यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा मरकरी है वो 4 केल्विन टेम्परेचर पर कितना शो कर रहा है, रेजिस्टेंस 0 रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो हम लिखेंगे एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 4 केल्विन रेजिस्टेंस विल बिकम 0 ओम, देयरफॉर एट दिस टेम्परेचर mercury shows the
property of superconductor, and at that temperature where mercury shows the property of the superconductivity or superconductor, that temperature is known as Tc, that means Curie temperature. हो गई, ये भी बता दिए या यहाँ तक की बात तो क्लियर हो चुकी है पूरी हमें। तो चलिए बात करते हैं इसी की बी पोर्शन के सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें बोला है कि इन विच रीजन ऑफ द ग्राफ शोन इन द फिगर इज द रेजिस्टेंस नेगेटिव एंड वाई। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जिसको प्लॉट किया गया है बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। अब यहाँ पर अगर हम ये मान लेते हैं ओ रीजन से, ओ से अगर ए रीजन में जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जो करंट है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है, and we know that V proportional to I, that means V equal to IR, from here R is equal to V upon I। यही होगा, यही हो रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव रहेगी। यहां से ए एंड बी रीजन में भी पॉजिटिव रहेगी, बट फ्रॉम द बी to C reason we can see that the current is going to be decrease। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। करंट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है। इन दिस केस रेजिस्टेंस क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। तो हम बोल देंगे B to C रीजन में रेजिस्टेंस जो है नेगेटिव है, क्योंकि इस रीजन में करंट जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, बट वोल्टेज इज इंक्रीजेस, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। हमने बता दिया, हमारा ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ए में ए पे तो सिंगल था, बी क्वेश्चन में दो पोर्शन और थे, हमने दोनों ही सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15 which also carries 3 marks. In this question, a proton, a deuterium and an alpha particle are accelerated through the same potential difference and then subjected to a uniform magnetic field B perpendicular to the direction of their motion. Can compare first is kinetic energies and second one is if the radius of the circular path described by the proton is 5 centimeter, determine the radii of the paths described by deuterium and alpha particle. Okay, first we have to talk about only the first part. Let's concentrate on that part. So for the first part, if you read the first line, in the first line you can see that these three particles are accelerated through the same potential difference, and if the particles are accelerated from the position of the rest, then we'll gain a kinetic energy. That means kinetic energy is equal to the potential energy rest to the motion. ठीक है, then kinetic energy is equal to QV. Okay, also we know that there are three particles, proton, deuterium and an alpha particle. The charge on the proton, let QP, which is equal to the Q, let the charge on the deuterium is QD, which is also Q, and the charge on the alpha particle is Q alpha, which is equal to the 2Q. That everyone knows. Also we know that the mass of the proton is m, mass of deuterium is 2m, and mass of alpha particle is 4m. That everyone knows, I think so. Okay, from here if we are going to compare the first part, that is a kinetic energy comparison करना है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो kinetic energy for the proton is 2, kinetic energy for the deuterium is 2, kinetic energy for the alpha particle. From here kinetic energy किसके बराबर है, QV के, तो QP V सेम है क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हुआ है, एंड QD V इज टू Q अल्फा V। तो ये तो V तो कांस्टेंट है, तो इट विल गो इज टू कैंसिल आउट। QP इज Q इज टू 2Q। Then the ratio between these three particles for their kinetic energy is 1:1:2। तो यहाँ पर आपको कंपेयर पूछा था काइनेटिक एनर्जीज का, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल का, तो वो ये रहा। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। तो चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पोर्शन की। सेकंड पोर्शन में क्या बोला गया था कि आपको रेडियाई निकालनी है, डिस्क्राइब बाय पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द ड्यूटेरियम एंड अल्फा पार्टिकल, जहां पर आपको प्रोटॉन की रेडियाई आपको गिवन थी।
ठीक है, तो हम रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं फॉर सर्कुलर पाथ इज r इक्वल टू mv अपॉन qv. ऑल्सो वी नो दैट दिस फॉर्मूला गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी फॉर्म दैट इज अंडर रूट 2me अपॉन qb वेयर e इज द काइनेटिक एनर्जी. एंड हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने काइनेटिक एनर्जी को क्या लिया था, qv के बराबर लिया था बिकॉज वो एक्सेलरेट हुआ था. तो अगर यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m qv अपॉन QB. यहां से आप देखोगे ये अंडर रूट क्यू है, नीचे क्यू है, तो नीचे वाले क्यू से क्या बचेगा, एक अंडर रूट क्यू बचेगा. तो आप यहां से कहोगे R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M अपॉन क्यू, कह दिया हमने. ठीक है, एंड हम जानते हैं कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू m, मास ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्वल टू 2m एंड मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4m. एंड ऑल्सो हमने देखा था कि प्रोटॉन का चार्ज q, ड्यूटेरियम का चार्ज q एंड अल्फा का चार्ज 2q. ये थोड़ी देर पहले हमने देखा फर्स्ट पार्ट में. अब अगर मैं यहां से बात करूं अल्फा के लिए, प्रोटॉन के लिए, तो rp ले लूंगी. तो rp हो जाएगा मेरा अंडर रूट mp अपॉन qp एंड rd कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट md अपॉन qd. और मेरा r अल्फा कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अल्फा अपॉन q अल्फा. ठीक है, यही होगा. मुझे इनका कंपेयर करना है, तो rp रेशियो rd रेशियो r अल्फा विच इज इक्वल टू द अंडर रूट mp अपॉन qp अंडर रूट md अपॉन qd रेशियो अंडर रूट m अल्फा अपॉन q अल्फा. कर दिया. यहां से भी अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, mp कितने बराबर हो जाएगा, m अपॉन q रेशियो अंडर रूट 2m अपॉन q रेशियो अंडर रूट 4m अपॉन 2q. ये तो मेरा हो गया अंडर रूट m अपॉन q और प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट 2m अपॉन q रेशियो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m अपॉन q. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये पता है कि जो मेरा रेडियस है प्रोटॉन के लिए वो मुझे गिवन है. तो rp मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू अंडर रूट m अपॉन q. कहां से मुझे मालूम अंडर रूट m अपॉन q, तो भाई mp अपॉन qp था, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया m अपॉन q से, वही हो गया. अगर मुझे ये मालूम है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, rp रेशियो rd रेशियो r अल्फा विच इज इक्वल टू द 5 इज टू 5 अंडर रूट 2 इज टू 5 अंडर रूट 2. कैसे लिखा, देखो अंडर रूट m अपॉन q इज गिवन टू मी दैट इज 5, तो यहाँ पर भी अंडर रूट m अपॉन q है 5 रूट 2 5 रूट 2. तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1 is to root 2 is to root 2. So this is your radii of the path described by the deuterium and the alpha particle. और 1 तो 5 है, उसका कितना हो जाएगा 5 रूट 2 सेंटीमीटर एंड इसका भी हो जाएगा 5 रूट 2 सेंटीमीटर. और आपसे रेशियो पूछेंगे, कंपैरिजन पूछेंगे, तो वो ये हो गया. नाउ मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन पूरा फिनिश हो गया. थोड़ा सेकंड पार्ट में थोड़ा आई थिंक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज कई जगह पे मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, r प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m करके सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर e की जगह पर q भी नहीं रखते हैं, उससे उनका आंसर जो है ना थोड़ा गलत हो जाता है. तो यहाँ पर आपको पूरा ध्यान से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, मेंशन भी करना है, यूनिट भी ध्यान रखनी है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ए पोर्शन की. ये 16 के ए पोर्शन में बोला गया है कि ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर. तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो ना आई थिंक सब लोगों को आता होगा. कैसे करते हैं जल्दी से बता दो. तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पर हम जो गैल्वेनोमीटर है और ये रही गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, इसके शंट में या फिर इसके पैरेलल में एक हम शंट रेजिस्टेंस अगर लगा देते हैं तो वहां पर अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो वर्क करने लगता है एज एन एमीटर. बिल्कुल सही बोला ना, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब यहां पर आप लिखोगे क्या, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस. ओके,
एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है। चलो अब देखो यहां से अगर हम मान लें कि आई करंट गया तो यहां पर गया होगा आई जी, यहां पर कितना आएगा आई माइनस आई जी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाता है इस शंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने का, दैट इज दिस वन, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। यहां पर ये आई जी क्या है तो आप बोल दोगे करंट इन गैल्वेनोमीटर, और ये आई क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट। चलो फॉर्मूला मिल गया, ए पोर्शन सॉल्व हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कनेक्टिंग इन शंट रेजिस्टेंस विथ गैल्वेनोमीटर देन द गैल्वेनोमीटर बिहेव लाइक अ एमीटर। यहां तक हो गई, मतलब ए पोर्शन डन। अब देखते हैं इसका बी पोर्शन। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि बी पोर्शन को, तो आपको क्या दिखेगा कि जो बी पोर्शन है उसमें जो हमने ए पोर्शन में जो फॉर्मूला लिखा है वही तो लगना है। तो कितना सिंपल हो जाएगा, देखो गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। ये किसकी रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की, मतलब ये जी है हमारा। एंड इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट 4 मिली एम्पियर, कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। अब जल्दी से बताओ, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर आई जी, ठीक है। एंड ये क्या, टोटल करंट पूरा कितना है, मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर, दिस इज योर आई। तो भाई अब हमारे पास क्या है, जी है, आई है, आई जी है। निकालना क्या है हमको निकालना है कि इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हमको ये शंट रेजिस्टेंस निकालनी है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। हो गई बात। तो S निकाल लेते हैं, S हो जाएगा हमारा 4 × 10⁻³ G क्या है हमारा 15, फिर I माइनस आई जी दैट मीन्स 6 माइनस 4 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे, आप कर लो फटाफट से सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आने वाली है, क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखा था तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन भी नहीं है कि जो आपको बहुत ही ज्यादा बताने की जरूरत है। काफी बच्चे बोलते हैं मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दूं, भाई हमें इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे तो यहाँ पर हमको टाइम बहुत लगेगा, है ना। टू सेव द टाइम मैं पहले से कैलकुलेट करके रख लेती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कितना हो जाएगा, 0.01 ओम रेजिस्टेंस है, इसलिए यूनिट क्या लगा दी, ओम। दैट मीन्स बी पोर्शन भी सॉल्व। तो हमने ए पोर्शन बी पोर्शन दोनों सॉल्व कर लिया। इसका मतलब अब जो इसी क्वेश्चन के और में आया था वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन के और पोर्शन में जो क्वेश्चन आया था उसकी, जिसमें भी ए एंड बी पार्ट है। ये कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है कि वहां पर हमने गैल्वेनोमीटर को चेंज किया था एमीटर में, यहाँ पर हमें चेंज करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। इसके पोर्शन को पढ़ लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। ठीक है, तो अगर हमने एमीटर के लिए शंट में कनेक्ट करी थी क्या, रेजिस्टेंस, तो यहां पर उसी गैल्वेनोमीटर के साथ में अगर हमने कनेक्ट कर दी किसमें, सीरीज में, क्या आपकी रेजिस्टेंस, तब आपका जो ये गैल्वेनोमीटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वोल्टमीटर में। ओके चलो इतनी बात तो हो गई। अब यहां पर जो फॉर्मूला निकल कर आता है कैसे, देखो यहां से करंट आई जी गया तो पोटेंशियल आपका निकल कर आएगा आई जी जी प्लस आई जी आर, आई जी जी प्लस आर हो गया यहां से। और यहां से आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी एक निकल कर आता है, एक ये फॉर्मूला होता है, मतलब जो कंफर्टेबल हो आपके लिए वो आप यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के जो गिवन पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके ये पोर्शन सॉल्व हो गया। व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट सीरीज रेजिस्टेंस विद द गैल्वेनोमीटर देन द गैल्वेनोमीटर विल बिहेव लाइक अ वोल्टमीटर। ओके, अब इसके बी पोर्शन की बात करें तो बी में क्या दिया गया है, हमारे पास एक वोल्टमीटर की जो रेंज है
connecting a resistance of a 90 ohm resistance. So this is your galvanometer resistance और voltmeter में जो आपने कनेक्ट करी है वो जल्दी से बताओ। देखो खुद ही लिखा गया है कि 90 ओम की रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट की है सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ। अगर किसी को यहाँ पे ये भी नहीं आता होगा ना चेंज करना, तो अगर इसने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा पेशेंस रखा ना, तो अगर आप इसके बी पोर्शन में पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि कैसे चेंज करना है। देखो सीरीज में खुद ही बोल दिया है उसने, तो आप कर ही लोगे अगर इसका ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, बट वहां पर आपका उतना दिमाग उस टाइम पर चलना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया है, आर आपको दिया है 980 ओम। फिर बोला गया है ये R1 मान लो, फिर बोला गया है कि यही जो रेजिस्टेंस है इसको आपने क्या कर दिया है, इस कनेक्ट पॉइंट 470 ओम रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया, तो जो रेंज थी वोल्ट मीटर की वो अब हाफ हो गई। तो अब जो वोल्ट मीटर यहाँ पर V1 अगर V था तो यहाँ पर जो V2 है वो क्या हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के दिया है, देखो अब यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हो विच इज, तो यहां पर पहला आएगा V1, दो इक्वेशन बनेंगी, V1 इज इक्वल टू IG प्लस 980, यहां पर हो जाएगा V2 इज इक्वल टू IG प्लस 470। अब यहां पर V1 तो मेरा V के बराबर है, तो VIG प्लस 980 और यहां पर हो जाएगा V/2 इज इक्वल टू IG प्लस 470। ठीक है, चलो अब देखो क्या करें। आप चाहो तो अब इनको ना आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के लिए आप डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करती हूँ फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकेंड तो क्या होगा मेरा, V इक्वल टू IG प्लस 980, यहां पर हो जाएगा डिवाइड में V/2 IG प्लस 470। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे ये तो कैंसिल हो गया, सो ये कट के आएगा आपका, तो आपकी जो G की वैल्यू है ना वो आपकी निकल कर आएगी। देखो अब सिर्फ G ही बचा है, बाकी सब कैंसिल हो गया है और ये 2 बचेगा। ये सब चीजें सॉल्व करोगे जब पूरे को, तो आपकी G की वैल्यू निकल कर आने वाली है 40 ओम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन जब आप इसमें सॉल्व कर लोगे, U2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका यहाँ, तो आपका जो G है जो फाइनली निकल कर आ जाएगा वो 40 ओम निकल कर आ जाएगा। यहीं पर आपका ये क्वेश्चन जो है ना पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपको G निकालना था, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस निकालनी थी, वो आपने निकाल ली, तो दैट्स इट। तो 16 क्वेश्चन पूरा सॉल्व।